हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है जो कि 40 डेज की है और आज डे 28 है। गाइस, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और पैसिव वॉइस में बी, बीइंग और बीइंग का यूज क्यों किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से कई स्टूडेंट ये बोलेंगे कि बी और बीइंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में दिया रहता है। तो मैं बोलूँगा ये 100% रॉन्ग मेंटालिटी है गाइस। क्योंकि मान लीजिए आपको अपना घर बनवाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, देन आप नक्शा तैयार करवाते हैं, है ना। पहले आप नक्शा तैयार नहीं करवा लेते हैं, पहले आप सोचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंस बनता है, देन यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मूला भी बनता है कोई भी, तो पहले उस पर सेंस लागू होता है, देन फॉर्मूला बनता है ना। तो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। यूँ कह लीजिए कि इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आज पोस्टमार्टम होने वाला है। तो करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ करना ये है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है और ध्यान देना है जो भी मैं बताऊंगा इस पे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस है ये सिर्फ 8 होते हैं। 4 पैसिव वॉइस तो होते ही नहीं है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। और इसके अलावा भी गाइस यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है स्लीप, सिट, लाफ, स्टैंड, गो, कम एक्सेट्रा। मतलब इन ट्रांजिटिव वर्ब के भी पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस सीखने, वो भी 8 ही सीखने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉइस क्या होते हैं। तो वॉइस वर्ब का वो रूप है जो हमें बताता है कि कोई मतलब सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट पे कार्य रिसीव हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है गाइस सब्जेक्ट, डूअर एंड रिसीवर। जब भी आपका सब्जेक्ट कोई कार्य करता है यानी कि सब्जेक्ट आपका डूअर है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाता है। और जब भी सब्जेक्ट पे कोई कार्य होता है, मान लीजिए कि वहां पर हमारा रिसीवर है, तो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखना ये है कि मतलब कैसे समझे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस लिखा हुआ मैं पीटता हूँ, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं और कार्य कौन कर रहा है, मैं। पीटने का कार्य मैं कर रहा है, मतलब कि डूअर हो गया हमारा। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस को देख लीजिए, मैं पिटाता हूँ, मतलब पीटने वाला तो कोई और है, मैं रिसीव कर रहा हूँ ना, मैं पिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैं जो है, यहाँ पर ये रिसीवर है, तो ये हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस, है ना। जब कर्ता कोई कार्य करे तो एक्टिव वॉइस, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट पे कोई कार्य हो जाए तो हमारा पैसिव वॉइस है ना। अब देखना ये है कि इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो इनको ट्रांसलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको ट्रांसलेट करते थे तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका बन जाएगा गाइस सब्जेक्ट, ये जो आपका वर्ब वही का वही रहता है, ये आपका बन जाएगा गाइस ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस है और ऊपर वाला एक्टिव वॉइस, है ना। तो चलिए एक ट्रांसलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारा हो गया आई वेट, मैं पीटता हूँ, है ना। अब मैं पिटाता हूँ, तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये आई एम बीटन। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। और इज एम आर यूज किया जाता है आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में एक और सेंटेंस देखिए, मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। अब यहाँ अगेन गाइस, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पर हमारा डूअर भी नहीं है और रिसीवर भी नहीं है। तो जहाँ पर आपका डूअर भी ना हो और रिसीवर भी ना हो, यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। अब कौन बोलता है अंग्रेजी, किसके पर बोला जाता है, ये पता नहीं है, डूअर रिसीवर कुछ नहीं पता है, तो वो भी आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। अब यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, तो ये इसको छोड़ दीजिए आप, अंग्रेजी नहीं बोली जाती है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इसके लिए क्या मैं बताया आपको, इस तरीके से करना है। तो अंग्रेजी है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश के साथ इज, फिर नहीं के लिए नॉट, और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो स्पीक का स्पोकन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पोकन लिखना है, स्पोकन, और मेरे स्कूल में है ना, इन माई स्कूल इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, है ना, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि मैं जो है, ये जो मैं है गाइस, ये तो खुद कार्य कर रहा है। और मैंने बताया आपको कि जब भी सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता है ना। तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, इसके लिए आप बोलते हैं आई टीच इंग्लिश, है ना, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस है गाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब ये मुझे एक बात बताइए गाइस कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ या फिर मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। अगर सेंस की बात करें तो दोनों बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है। यहाँ पर फोकस मैं पे किया जा रहा है, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि कार्य क्या हो रहा है, अंग्रेजी सिखाई जाती है ना। यहाँ पर इस पे मेरे द्वारा पे फोकस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आपका एक्शन पे फोकस किया जा रहा है। और जब भी एक्शन पे फोकस किया जाए तो वो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है ना। और द्वारा इसके पहचान है, मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है, उसके द्वारा खेला जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो इसको आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो इसको भी आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। पहले क्या आएगा हमारा, मैंने बताया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इंग्लिश पहले आ जाएगा। आप बना सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश इज वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी पैसिव वॉइस क्यों ना हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। आप लिख सकते हैं TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, है ना गाइस, है ना। तो आप ये इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये जो मी है यहाँ पर, ये एजेंट है गाइस। इसका प्रयोग आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, इससे बात क्लियर है कि मैं ही अंग्रेजी सिखाता हूँ। तो इस मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है, ये आप क्यों बोलेंगे, है ना। जैसे कि ये तो इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं आप, तो अक्सर हम लोग यूज करते हैं एक्टिव वॉइस अगर कुछ बताना हो सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर कोई एक्शन पे फोकस किया जा रहा है, मतलब कि मैं बोलूं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तो आप बोलते हैं कि कौन करेगा, तो मैं आपको बोलता हूं तुमको काम से मतलब है या फिर होने से मतलब है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन करेगा। तो यानी कि एक्शन पे फोकस करेंगे तो आप पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि पैसिव वॉइस का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में होता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 50% पैसिव वॉइस का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है।
ये तो बात थी हमारी गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हूँ है जो है प्रेजेंट में वो पास्ट में था थी में चेंज हो जाता है, और यहाँ आपका इज एम आर का यूज़ किया जाता है और वहाँ आपका वॉज वर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है मैं पीट रहा हूँ, है ना। अगेन गाइज यहाँ पर जो मैं है ये कार्य कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है। तो मैं जो हमारा सब्जेक्ट है पीटने का कार्य कर रहा है, यानी कि ये डूअर है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, जिसे आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। मैं पीट रहा हूँ तो हो जाएगा आपका आई एम बीटिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूँ। अब अगला सेंटेंस है मैं पिटा रहा हूँ। अगेन गाइस यहाँ पर जो मैं है इस पे कार्य हो रहा है, पीटने का कार्य कोई और कर रहा है ना। यहाँ पर ये रिसीव कर रहा है, तो ये हो गया हमारा रिसीवर। अगेन ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो इसके रूल्स की बात की जाए तो इसके रूल्स हो जाएंगे गाइस, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा गाइस, और ये जो है इज एम आर ये तो लगेगा ही, इज एम आर इसमें यूज़ होगा, प्लस आपका ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो तो लगेगी, लेकिन पहले यहाँ पर आपको बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा। बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर बीइंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, बीइंग का यूज़ क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा इस, जैसा कि ये है कॉन्टिन्यूअस, है ना। कॉन्टिन्यूअस का में हम लोग आईएनजी का फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना, और इसमें प्रयोग होता है, सॉरी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गाइस, क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सारे पैसिव वॉइस में। और कॉन्टिन्यूअस मांगता है कि मुझे आईएनजी फॉर्म चाहिए, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस बोलता है कि मुझे आईएनजी चाहिए और पैसिव वॉइस बोलता है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो दोनों के झगड़े को सुलह करवाने के लिए यहाँ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ भी इज एम आर आए और वहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और ये बीइंग जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, आईएनजी लगा हुआ है। तो आई इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस है इसीलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल क्यों किया गया है गाइस। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं फटाक से। तो ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा मैं पिटा रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस, है ना। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बनाते हैं आई एम, इज आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। और यहाँ बीइंग, आई एम बीइंग बीटन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा गाइस पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, मेरे स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जा रही है ना। इंग्लिश नहीं बोली जा रही है एक निगेटिव सेंटेंस है और पैसिव का कंटिन्यूअस है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए गाइस कि इंग्लिश कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। यहाँ पर डूअर और रिसीवर दोनों नहीं है। तो जहाँ पर डूअर और रिसीवर दोनों ना आए तो वो भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होता है। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इंग्लिश इज नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं है ना, बीइंग
English is not being spoken in my school. English is not being spoken in my school. मेरे स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जा रही है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अगेन देखिए यहाँ पर जो मैं है गाइस, ये हमारा सिखाने का कार्य कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। और जब भी सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो वो हमारा सेंटेंस पैसिव नहीं होता है, वो हमारा सेंटेंस एक्टिव होता है। तो इसे आप सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इसको। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए गाइस, मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा रही है। सेंस दोनों सेंटेंस का सेम है, लेकिन इसे इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है गाइस। आप इसे पैसिव वॉइस की तरह ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश पहले आ जाता है। आप बनाते हैं यहाँ इंग्लिश इज़, यहाँ पर मैं जल्दी के लिए शॉर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय मी। यहाँ पर जो मी है गाइस, ये एजेंट का रोल करता है। आपको मैंने बताया अभी, है ना। मुझे नहीं बताया जा रहा है, अगेन ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे आई के साथ पता ही होगा आपको, एम नॉट बीइंग टोल्ड, है ना। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई एम नॉट बीइंग टोल्ड, मुझे नहीं बताया जा रहा है। ये तो बात रही गाइस कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब चलिए इसको पास्ट में मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। पास्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो हूँ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। हूँ है ना, हूँ, ये सबको मैं हटा दिया। यहाँ पर से इज़ हटा देना है, यहाँ एम हटा देना है, यहाँ भी इज़ एम, ये सबको हटा देना है। इज़, है ना, और कहाँ पे है, यहाँ पर ओह, ये सब मैंने हटा दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर से आपको इज़ एम आर को हटा देना है, यहाँ पर से आपको इज़ एम आर हटा देना है। सिंपल है गाइस, बहुत ही क्लियर वाला फंडा है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। मैं पिटा रहा था, मैं पीट रहा था, मैं पिटा रहा था। मेरे स्कूल में अंग्रेजी बोली जा रही थी, है ना। यहाँ पर मैं इंग्लिश सिखा रहा था। ये सारा जो है गाइस, ये पास्ट में चेंज मैं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा रही थी, है ना। मुझे नहीं बताया जा रहा था, है ना। ये सारा हो गया पास्ट में चेंज। अब इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर आई के साथ आपको पता है कि वॉज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज बीटिंग, मैं पीट रहा था, है ना, मैं पिटा रहा था। तो आई वॉज बीइंग बीटन, यहाँ पर आप वॉज, यहाँ पर वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वॉज, यहाँ पर वर, है ना। अब सिंपली देखिए, मेरे स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जा रही थी। इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग स्पोकन इन माई स्कूल, है ना। मैं इंग्लिश सिखा रहा था, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा रही थी, है ना। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी, मुझे नहीं बताया जा रहा था। वॉज नॉट
बीइंग टोल्ड, मुझे नहीं बताया जा रहा था। तो आपने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, है ना। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं। गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया, पास्ट कंटिन्यूअस बता दिया, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बताया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया गाइज कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो चलिए अब देख लेते हैं परफेक्ट को, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को। तो चलिए गाइज सेंटेंस के मदद से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं पीट चुका हूँ। पीटने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो ये हमारा डूअर है। बात क्लियर है गाइज? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसे आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए इसको फटाफट से ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं पीट चुका हूँ, तो आई के साथ क्या आता है? हैव। आई हैव बीटन, है ना, आई हैव बीटन, मैं पीट चुका हूँ। अगेन सेकेंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। मैं पिटा चुका हूँ, मतलब मैं पिटा चुका हूँ भाई, अब मुझे मत पीटना। और ये पीटने के कार्य कौन किया ये पता नहीं है ना। मैं तो पिटा रहा हूँ ना, मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, है ना। और कैसा पैसिव? परफेक्ट का पैसिव। चुका हूँ, गई है, गया है, परफेक्ट का पैसिव। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसकी रूल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस आपका बीन आता है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि बीन का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। तो बीन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हैज़ या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपने बीन यूज़ क्यों किया? तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैं यहाँ से बीन हटा देता हूँ तो क्या इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क रहेगा? फिर तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा गाइस। और यहाँ पर बीन इसलिए लगा हुआ है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे इस हैव, हैज़ या हैव से कोई मतलब नहीं है। ये तो पैसिव वॉइस की रूल है कि कोई भी पैसिव वॉइस रहे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी ही होनी है। तो इसे अपना वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहिए था। मतलब ये बोल रहा है कि मुझे हैज़ और हैव बोल रहा है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, और पैसिव वॉइस भी बोलता है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। तो पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म मिल गया, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म नहीं मिला। इसे थर्ड फॉर्म देने के लिए यहाँ पर बीन का इस्तेमाल किया गया है। बात क्लियर हो रही है गाइस? चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं और इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं पिटा चुका हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई के साथ आपको पता है हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। अब यहाँ पर बीन आप लिखते हैं, बीन बीटन, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन बीटन, मैं पिटा चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, मेरे स्कूल में टेंस पढ़ाया जा चुका है। टेंस हैज बीन taught in my school। टेंस हैज़ बीन taught in my school। मेरे स्कूल में टेंस पढ़ाया जा चुका है। क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई गई है? ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? आपका हैज़ या हैव जो लगेगा वो पहले आ जाएगा। हैव you been taught English? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है? Have you been taught English? मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा चुकी है ना। आप बनाते हैं इसको,
इंग्लिश हैज़ बीन taught by me। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाई मी। अब यहाँ पर देखिए गाइस, मुझे नहीं बताया गया है ना, मुझे नहीं बताया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप नॉट का यूज़ करेंगे। आप बनाएंगे इसके लिए आई हैव नॉट बीन टोल्ड। ये नॉट का इस्तेमाल आप गाइस हैव और बीन के बीच में करते हैं, है ना। तो ये था गाइस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अब देखिए गाइस, इसको हम पास्ट में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हूँ जो लिखा हुआ है, इसको आप था और थी में बदल देंगे, और यहाँ जो हैव लिखा हुआ है, हैव हैज, उसको सिंपली हैड में आपको कन्वर्ट कर देना है। पास्ट परफेक्ट का जो होता है पैसिव वॉइस, वो और भी इजी होता है। इजी इसलिए होता है क्योंकि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड का ही यूज करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गाइस जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ गाइस। आपको अगर चाहिए इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ था, यहाँ पर भी था मेरे अब यहाँ पर मैंने सब में था लगा दिया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी तो करना है ना गाइस कि ट्रांसलेशन में हमको हैड लगाना है। तो चलिए ना इस हैव को भी हम लोग इरेज कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम किल ना हो पाए और आप आराम से समझ जाएं, है ना। चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मिट गया था, है ना। तो चलिए देखिए, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आप आसानी से सीख भी सकें। तो देखिए यहाँ पर आपको हैड का यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने टेंसेस पढ़ लिए होंगे, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी आपको सिंपली हैड का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं मैं पीट चुका था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर आप हैड का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आप हैड का यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। और यहाँ पर भी आप हैड लगा देते हैं, यहाँ पर आप लगाते हैं हैड यू, क्योंकि मैंने यू को इरेज कर दिया था इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आप हैड कैसे लिखा रहा है, यहाँ पर आपको हैड का लिखना है ना, यहाँ पर भी हैड आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव और पास्ट परफेक्ट का पैसिव, दोनों में सिर्फ इतना सा का ही डिफरेंस है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट का भी पैसिव। मैं इसी के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अभी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, है ना। अगर आपको बहुत सारा एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो ये बहुत पसंद आया। तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए समझते हैं। चलिए गाइस, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस को समझ लेते हैं। तो मैं पीट चुका होऊंगा, है ना, ये फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा है ना। यानी कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, मैं, और मैं एक्शन कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो ये हमारा एक्टिव हो गया। इसको आप सिंपली बना सकते हैं आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। रूल ये है एक्टिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आई के साथ विल, आई विल हैव, मैं पीट चुका होऊंगा, आई विल हैव बीटन, है ना, मैं पीट चुका होऊंगा, आई विल हैव बीटन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं पिटा चुका
यहाँ पर मैं हटा देता हूँ गाइस, यहाँ पर तुम कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगी, है ना। तुम पिटा चुके होगे, तुम पिटा चुके होगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब ये पैसिव वॉइस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर हो गया आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर तुम पिटा चुके होगे, तो इसके लिए आप बनाते हैं, तुम के लिए पता है आपको यू है गाइस, यू विल हैव बीन बीटन। तुम पिटा चुके होगे, मेरे स्कूल में टेंस पढ़ाया जा चुका होगा, है ना। तो इसके लिए आप बनाते हैं टेंस विल हैव बीन taught in my school। टेंस विल हैव बीन टॉट इन माई स्कूल, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी, है ना। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का आपको पता है कि विल को पहले कर देंगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं विल यू हैव बीन, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी, विल यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, विल यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी, मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा चुकी होगी। यहां पर इंग्लिश पहले आ जाता है गाइस, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी, मुझे नहीं बताया गया होगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं आई विल, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट का यूज करते हैं, आई विल नॉट हैव बीन टोल्ड, आई विल नॉट हैव बीन टोल्ड, मुझे नहीं बताया गया होगा। चलिए गाइस पास्ट इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है हम लोग को पीटा जाता था, ता था, ती थी, ता था, मतलब सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, हम लोग को पीटा जाता था, मतलब कि हम लोग नहीं पीटते थे, कोई और पीटता था, हम रिसीव करते थे। तो ये हमारा एक रिसीवर है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इस रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और ऊपर वाला हमारा क्या है गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए पहले इसकी मदद से इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर वी वर हम लोग को पीटा जाता था, बीटन, वी वर बीटन, है ना। मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी, सिखाने वाला कोई और है, मैं सीखने वाला हूँ, तो मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी। तो यहाँ पर आप बनाते हैं आई के साथ आपको पता है वॉज का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज नॉट टॉट इंग्लिश,
अब नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, उसके स्कूल में इंग्लिश बोली जाती थी, है ना, बोली जाती थी। तो यहां पर आप बोलते हैं इंग्लिश वॉज स्पोकन इन हिज स्कूल। इंग्लिश वॉज स्पोकन इन हिज स्कूल। मैं रोज खेलता था। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि जो मैं है, मैं खेलता था ना, तो काम तो खेलने का मैं कर रहा हूं, तो ये हमारा पैसिव ना होकर एक्टिव है। मैं यही समझाना चाहता हूं आपको। और यहाँ पर आप ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। मैं रोज खेलता था। और अगर खेलना आपकी आदत है तो आप यूज्ड टू की मदद से भी बना सकते हैं इसको। आप बोल सकते हैं इसको आई यूज्ड टू प्ले डेली। आई यूज्ड टू प्ले डेली, ये मेरी आदत थी बचपन की, है ना। क्या आपको सिखाया जाता था, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। अब यहां पर वर का प्रयोग आप करते हैं यू के साथ, तो वर पहले आ जाए। वर यू सिखाना, क्या आपको सिखाया जाता था। वर यू टॉट, वर यू टॉट, क्या आपको सिखाया जाता था। तो ये है गाइस पास्ट इंडेफिनिट। अब चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को सीखते हैं। आपका काम हो जाएगा, मतलब कौन करेगा ये नहीं पता है ना। आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर एक्शन का पे फोकस किया जा रहा है। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जब आप इन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुद्दा ये है गाइस कि यहाँ पर बी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको जैसा कि बताया कि मैं आपको बताऊंगा, तो हम जानते हैं कि बिल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमको ये भी पता है कि सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए पैसिव वॉइस बोलता है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए और विल बोलता है कि मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो दोनों में सुलह करवाने के लिए यहाँ बी का प्रयोग किया जाता है। गाइस बी एक एक्सटेंशन वर्ब है ना, जहाँ पे मतलब जरूरत हो बी का प्रयोग किया जाता है, जहां पर जरूरत हो बीन का प्रयोग किया जाता है, जहां पर जरूरत हो बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ बैलेंस बिठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका कोई मतलब खास नहीं होता है यहाँ। तो आपका काम हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बनाते हैं वर्क विल बी डन, योर वर्क विल बी डन। मुझे कल बताया जाएगा, है ना, मुझे कल बताया जाएगा। यहां पर भी बताने वाला का मेंशन नहीं किया गया है। मैं तो जानूंगा ना, मैं तो रिसीवर हूं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। आप इसे सिंपली ट्रांसलेट करते हैं आई विल बी informed tomorrow, I will be informed tomorrow, मुझे कल बताया जाएगा, कल बोट दिया जाएगा। तो इसके लिए आप बनाते हैं बोट will be casted टुमारो, बोट विल बी कास्टेड टुमारो। बोट देने के लिए आप कास्ट का यूज करते हैं, तुम्हें भेज दिया जाएगा, तुम्हें भेज दिया जाएगा। यू विल बी सेंट, तुम्हें भेज दिया जाएगा। क्या मुझे दे दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव है गाइस, आप बना सकते हैं विल आई बी गिवन
विल आई बी गिवन, उसे क्यों बताया जाएगा। WH वाला सेंटेंस है गाइस, हालांकि मैंने ज़्यादा मतलब आपको WH वाले सेंटेंस नहीं बताए हैं, लेकिन आप WH वर्ड का प्रयोग आगे में कर देते हैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपली, और अगर क्यों होगा तो वाई लगा देंगे, कैसे होगा तो हाउ लगा देंगे, क्या होगा तो व्हाट लगा देंगे। आप सिंपली WH वर्ड्स वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे क्यों बताया जाएगा। Why will he be told। देखिए गाइस, विल ही बी टोल्ड ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके आगे हम WH वर्ड का यूज किए तो ये हमारा WH वर्ड्स वाले सेंटेंस में ट्रांसलेट हो गया। तो आप इसी प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और भी बहुत सारे पैसिव वॉइस होते हैं, जैसे कि इट के पैसिव वॉइस हो गए, देयर के पैसिव वॉइस हो गए, इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस हो गए, है ना, लेट के पैसिव वॉइस हो गए, फिर ऑर्डर वाले पैसिव वॉइस हो गए, बहुत सारे पैसिव वॉइस और भी हैं। आज की वीडियो में मैं तो सिर्फ आपको टेंस वाले पैसिव वॉइस बताया। तो आप बताइए मुझे कि मुझे अगले वीडियो में कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस चाहिए जिनकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सको, या फिर आपको अगला पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं सारे और भी पैसिव वॉइस बताऊं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप वीडियो को मिस कर देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा जिनको इन वीडियो की सख्त ज़रूरत है। ये तो डे 28 था गाइस, और अगर आपने डे 1 से लेके डे 27 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर डे 1 से लेके स्टार्टिंग से डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे देख सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।